तो गाइज फाइनली हमें फेरोमैग्नेट्स में पढ़ना है हिस्टेरेसिस कर्व। सबसे पहले कुछ टर्म समझ लेते हैं जो हिस्टेरेसिस के लिए आपको काम आएंगी। पहली टर्म है H, यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होती है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती है। ठीक है, मान लो ये कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उस पे हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है B1, तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक इंटेंसिटी हमें मिलेगी H1। अगर हम इसको चेंज करके B2 कर देते हैं तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, H2 हो जाएगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होती है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है। ठीक है, और हिस्टेरेसिस कर्व में एक और क्वांटिटी काम की है, वो है B। ये है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल या इनसाइड द सब्सटेंस। ठीक है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लग रहा था इसमें, लेकिन अंदर भी तो कुछ फील्ड इंड्यूस हो जाएगा ना, तो यही है B, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सब्सटेंस। ठीक है, तो B और H का सिग्निफिकेंस समझने के बाद आइए चलते हैं अब हिस्टेरेसिस कर्व की तरफ। हिस्टेरेसिस कर्व, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हम हिस्टेरेसिस कर्व पढ़ क्यों रहे हैं, हिस्टेरेसिस कर्व हमें बताना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हिस्टेरेसिस कर्व हमें ये बताना चाह रहा है कि अगर मान लो हमने किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, और हमने इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वेरी किया। मान लो पहले हमने B1 करी इसकी वैल्यू, फिर B2 करी, फिर B3 करी। ठीक है, इन सब से एक H1 की वैल्यू आएगी, H2 की वैल्यू आएगी, H3 की वैल्यू आएगी। ठीक है ना, वैसे ही इस मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर एक B इंड्यूस्ड होगा। ठीक है ना, हर केस के लिए एक B इंड्यूस्ड 1 आएगा, B इंड्यूस्ड 2 आएगा, B इंड्यूस्ड 3 आएगा। ठीक है, अब मान लो ये B1 और B3 की वैल्यू सेम है, B1 है इक्वल टू B3, तो इस केस में H1 और H2 तो सेम आएगा, H3 तो सेम रहेगा। ठीक है, ये रिलेशन हमें मिलेगा, लेकिन B इंड्यूस्ड 1 मे नॉट बी इक्वल टू B इंड्यूस्ड 3। ठीक है ना, हिस्टेरेसिस कर्व से हमें ये पता चलता है। हिस्टेरेसिस कर्व हमें ये बताना चाह रहा है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस B इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, या यूँ कह लो कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल का जो रिलेशनशिप है वो यूनिक नहीं है, वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये लिख देते हैं। It tells us that the relationship between B induced and H is not unique, and it depends upon the magnetic history of the substance. आई होप इतना क्लियर है।
तो अब चलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व ड्रॉ करने की तरफ। हिस्टेरेसिस कर्व आप ऐसे ड्रॉ करोगे, एक एक्सिस लोगे, इस पे एक्स एक्सिस में आप रखोगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी, वाई एक्सिस पे रखोगे बी इंड्यूस्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, अब आप क्या करोगे, मान लो कोई एक ऐसा मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, जिसकी अभी फॉर द टाइम बीइंग कोई मैग्नेटिक हिस्ट्री नहीं है, ठीक है ना। तो अब आप इस पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाना शुरू करो, ठीक है ना, उसको धीरे धीरे बढ़ाओ, B1, B2, B3 करते करते बढ़ाओ, तो एक वैल्यू आएगी H1, H2, H3, ठीक है ना, करते करते बढ़ाते जाओ। तो आपको B इंड्यूस्ड, देखना ये B एक्सटर्नल अलग है और B इंड्यूस्ड अलग है, ठीक है ना। तो आपको H वर्सेस B इंड्यूस्ड का ग्राफ कैसा मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है ना। पहले धीरे धीरे इंक्रीज करेगा B इंड्यूस्ड, फिर थोड़ा स्टीपली करेगा, फिर करते करते एक सैचुरेशन वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर H, मान लो HM कर देते हैं उसका नाम, तो एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी BM, ठीक है ना। इसके बाद आप H की वैल्यू कितनी भी बढ़ाना चाहो, ये BM की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। ये मैक्सिमम फील्ड है जो किसी जो इस पर्टिकुलर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर इंड्यूस हो सकता है, ठीक है ना। पहला तो ये बनेगा। अब मान लो अब आपने HM से दोबारा कम करनी चाहिए, ठीक है ना, H3 HM तक पहुंच गए थे, अब आप वापस जाने लग गए, H3 HM से H3, H3 से H2, H2 से H1, ठीक है ना। अब आप वापस जाने लगे, धीरे धीरे आपने H की वैल्यू जो है कम करनी शुरू करी, तो क्या ये जो B इंड्यूस की वैल्यू है वापस इसी कर्व को फॉलो करेगी। हिस्टेरेसिस कर्व हमें बताता है कि ऐसा नहीं है, ठीक है। होगा ये कि अब जो है अब B इंड्यूस की वैल्यू अलग पाथ फॉलो करेगी, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, अब हमारी B इंड्यूस्ड की वैल्यू अलग पाथ फॉलो करेगी, ठीक है ना। करते करते आपने H कम करते 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 आप H को 0 तक ले आए, ठीक है ना। इस पॉइंट पे x एक्सिस देखोगे, अगर इस पॉइंट पे x एक्सिस देखोगे तो H की वैल्यू क्या है, 0। करते करते आप H को 0 की वैल्यू ले आए, लेकिन B इंड्यूस की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है ना। B इंड्यूस की वैल्यू ये है, कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यू है, ठीक है ना। मान लो अगर ओरिजिन को हम पॉइंट O नाम देते हैं और इसको पॉइंट 1 नाम देते हैं, ठीक है, तो O1 की एक वैल्यू होगी, ठीक है ना। O1 को कहते हैं रिटेंटिविटी, ठीक है। O1 जो लेंथ है उसको रिटेंटिविटी कहते हैं। O1 क्या है, लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड व्हेन H इज 0, ठीक है ना। ये चलो इसको हो गया, ये हो गई रिटेंटिविटी की वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड, ठीक है। अब आपने सोचा क्यों ना मैं इसको और कम कर दूं, मतलब अभी तक हम B एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में लगा रहे थे, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में लगा रहे थे। आपने सोचा मैं इसको, अब आप करते करते इसको 0 कर दिया अभी आपने, ठीक है ना, इस पॉइंट पे। अब आपने सोचा क्यों ना मैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाने लग जाऊं, ठीक है ना। तो होगा क्या, H जो है वो नेगेटिव एक्सिस पे चला जाएगा, ठीक है। अब नेगेटिव एक्सिस पे क्या कर्व फॉलो होगा, ये देखो ये कर्व फॉलो होगा। एक पॉइंट आएगा, ठीक है ना, जहां पे B इंड्यूस की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है।
मान लो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं 2, तो O2 क्या है, लेंथ O2 इज कोएर्सिविटी। तो O2 बेसिकली क्या है, O2 है वैल्यू ऑफ H at which B induced is 0। ठीक है, ये होती है आपकी कोएर्सिविटी की वैल्यू। अब आप और कम करते जाओगे H को तो फिर ये कर्व फॉलो होगा। ठीक है, ऐसा कुछ तो कर्व बनेगा आपका हिस्टेरेसिस का। ये भी आपकी रिटेंटिविटी की वैल्यू होगी, ये भी आपकी कोएर्सिविटी की वैल्यू होगी। ठीक है, ऐसा कर्व बनता है। तो आप देखो किसी पर्टिकुलर H के लिए, मान लो ये आपने H की वैल्यू चुनी, तो इसके लिए कितनी सारी वैल्यूज़ आ गई ना बी इंड्यूस की, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई। कैसे आ गई ये सारी वैल्यूज़, ये डिपेंड करेगा सैंपल की हिस्ट्री पे। ठीक है ना, उसका पुराने मैग्नेटाइजेशन की हिस्ट्री पे डिपेंड करेगा कि बी इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या आ रही है। और वही हमें हिस्टेरेसिस कर्व बताना चाह रहा है कि H और B इंड्यूस्ड का रिलेशन यूनिक नहीं होता है। ठीक है, तो गाइस चलते हैं अब इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे, परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपनी मैग्नेटिज्म रूम टेम्परेचर पे भी रिटेन करके रखते हैं। ठीक है, दोज सब्सटेंसेस दैट रिटेन देयर मैग्नेटिक properties even at room temperature। ठीक है, ये तो रही डेफिनेशन आपके परमानेंट मैग्नेट्स की। अब आपकी बुक में ये बोला गया है कि परमानेंट मैग्नेट्स को बनाया कैसे जाएगा। ठीक है ना, कैसे किसी सब्सटेंस को हम एक परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक फेरोमैग्नेट लो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, उसको आप एक सोलेनॉइड के अंदर रख दो। ठीक है, अब सोलेनॉइड में आप करंट पास करोगे। ठीक है, तो सोलेनॉइड के इंटरनल रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, है ना। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जब आप ये करंट रोक दोगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड था वो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमारे जो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें एक इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन बची रहेगी। ठीक है ना, बी इंड्यूस्ड नॉन ज़ीरो रहेगा। ठीक है, यानी कि इसके जो डोमेन्स रहेंगे वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन रहेंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले सेक्शन में हिस्टेरेसिस में सिखाया भी था। यहाँ पे बी एक्सटर्नल ऑलरेडी ज़ीरो हो चुका है, लेकिन इस सब्सटेंस में मैग्नेटाइजेशन अभी भी बाकी है। तो इसी को, अगर ये रूम टेम्परेचर पे हो रहा है ये सब, तो इसी को हम सब्सटेंस को हम कह सकते हैं कि ये परमानेंट मैग्नेट बन चुका है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में कि उसको एक परमानेंट मैग्नेट बना सकेंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों हमें एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में हाई रिटेंटिविटी चाहिए। ये तो ऑब्वियस होना चाहिए ना। आपका हिस्टेरेसिस कर्व क्या होता है? आपका हिस्टेरेसिस कर्व ये होता है, ये आपकी रिटेंटिविटी होती है ना। तो देख रहे हो आप, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो तो एच भी ज़ीरो। एच जब ज़ीरो हो जाएगा तो भी कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन बाकी रहना चाहिए ना।
आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, तभी तो उसको परमानेंट मैग्नेट कह पाएंगे, है कि नहीं। तो हाई रिटेंटिविटी होगी यानी हाई मैग्नेटाइजेशन बचा रहेगा किसी सब्सटेंस में, तब जाके हम इसको परमानेंट मैग्नेट की तरह यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा, हाई कोएर्सिविटी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों? कोएर्सिविटी क्या होती है? ये पार्ट होता है ना H की वो वैल्यू जिस पे मैग्नेटाइजेशन इसका ज़ीरो हो जाए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। अब हाई कोएर्सिविटी इसलिए चाहिए ताकि आपने मान लो बी एक्सटर्नल अभी तो ज़ीरो कर रखा है, कल को आप इस मैग्नेट को उठा के कहीं लेके जाते हो जो कि परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, और किसी दूसरे रीजन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऐसी है जिससे कि इसका मैग्नेटाइजेशन ख़त्म ही हो जाए, ठीक है ना। वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है और उसका मैग्नेटाइजेशन ही ख़त्म कर दे, फिर तो ये सब्सटेंस यूजलेस हो गया ना, परमानेंट मैग्नेट का काम ही करना छोड़ देगा। तो हमें हाई कोएर्सिविटी इसलिए चाहिए होती है ताकि कोई भी रैंडम मैग्नेटिक फील्ड किसी रीजन में हमारे परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटाइजेशन ख़त्म ना कर दो, ठीक है। इसलिए हमें हाई रिटेंटिविटी, हाई कोएर्सिविटी चाहिए होती है। सिमिलरली हमें हाई परमिएबिलिटी भी चाहिए होती है, ठीक है। हाई परमिएबिलिटी का मतलब क्या है? आपने सोलेनॉइड में रखा था अपने फेरोमैग्नेट को, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो उसमें मैग्नेटाइजेशन हाई होना चाहिए। परमिएबिलिटी से आपका मैग्नेटाइजेशन जो है वो बी मैक्स की वैल्यू इंक्रीज़ करेगा, सब्सिक्वेंटली सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्रीज़ कर सकती हैं, है ना। इसलिए हाई रिटेंटिविटी, कोएर्सिविटी, हाई परमिएबिलिटी होनी चाहिए एक ऐसे सब्सटेंस में जिसको हम परमानेंट मैग्नेट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल है आपका स्टील, ठीक है, एक एग्जाम्पल है आपका स्टील जो हम यूज़ करते हैं परमानेंट मैग्नेट्स के लिए, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो होते हैं सब्सटेंसेस जिनको अगर एक आप सोलेनॉइड के अंदर रख दो तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ दिखाएंगे, ठीक है। आपने इसको एक करंट के बीच में रखा हुआ है सोलेनॉइड के, तो ये सब्सटेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा। आपने करंट रोक दिया तो इस सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है ना। इनके भी काफ़ी एप्लीकेशंस होते हैं। जब आपको परमानेंट मैग्नेट्स नहीं चाहिए, जब आपको ऐसा कोई सब्सटेंस चाहिए जो टेम्प्रेरी मैग्नेटाइजेशन दिखाए, जैसे मान लो एग्जांपल एक जगह बताऊंगा मैं आपको, कार क्रशिंग के जगह पे काफ़ी यूज़ होता है ये, जब आपको कार्स को अट्रैक्ट करना होता है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, ऐसा एक सेटअप बना देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का, जो कि अगर आपको किसी कार को अट्रैक्ट करना है तो करंट दौड़ाया जाता है ऐसे ही सेटअप से। अंदर एक फेरोमैग्नेट होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, वो कार को अट्रैक्ट कर लेता है, फिर उसकी क्रशिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब आपको परमानेंट मैग्नेट्स नहीं चाहिए, उस मैग्नेटिज्म बहुत स्पेसिफिक यूज़ के लिए चाहिए, तब आप मैग्नेट्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस केस में क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए मटेरियल की जिससे कि वो एक अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा? दोस्तों, इसमें लो रिटेंटिविटी होनी चाहिए, ठीक है ना, लो रिटेंटिविटी। क्यों? लो रिटेंटिविटी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि देखो हिस्टेरेसिस कर्व से ही समझो ना, अगर हाई रिटेंटिविटी हुई तो H ज़ीरो होने के बाद भी, H ज़ीरो यानी यहाँ करंट ज़ीरो, तो यहाँ सोलेनॉइड के अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो, तो H ज़ीरो है ना। तो अगर H ज़ीरो होने के बाद भी इसमें मैग्नेटाइजेशन बचा रह गया तो ये तो परमानेंट मैग्नेट की तरह हो गया ना। हमें तो ऐसा सब्सटेंस चाहिए जिसमें अगर करंट ज़ीरो कर दे तो इसका भी मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाए सब्सटेंस का। तो इसकी रिटेंटिविटी यहाँ नहीं, एकदम लो होनी चाहिए, ठीक है ना, ऑलमोस्ट ज़ीरो होनी चाहिए, जिससे कि हमें ये एक अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन सके, ठीक है। और लो रिटेंटिविटी के बाद एक और प्रॉपर्टी है हाई परमिएबिलिटी।
हाई परमिएबिलिटी होगी तो आप जैसे ही इससे छोटा भी करंट पास करोगे तो इसका मैग्नेटाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस सब्सटेंस का, है ना। तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से आएंगी, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो लो रिटेंटिविटी हाई परमिएबिलिटी वाले सब्सटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बन सकते हैं, ठीक है।